नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, जय श्री कृष्ण। विद्याशक्ति एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज अपन पढ़ेंगे रसदानी या रिक्तिका के बारे में। हमारा जो पॉइंट चल रहा है वो चल रहा है कोशिका अंगों के बारे में। और कोशिका अंगों को हम चार भागों में बांटते हैं। एक तो है दो झिल्ली युक्त कोशिकांग, एक है एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग, एक है झिल्ली विहीन कोशिका अंग और एक है आपके अन्य प्रकार के कोशिका अंग। चारों ही प्रकार का वर्गीकरण है, पहले की क्लासों में समझा चुका हूं। साथ ही साथ दो झिल्ली युक्त कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लौह, उनको भी पढ़ चुके हैं। और इसके अतिरिक्त एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है, जैसे अंतःप्रद्वीय जालिका है, गाल्जिकाएं है, लाइसोसोम है, ठीक है, सूक्ष्म नलिकाएं हैं, ठीक है। इसके अलावा माइक्रोबॉडीज है, ठीक है, कक्षाभिका और पक्षमाभिकाएं हैं, वो भी अपन पढ़ चुके हैं। आज एकल झिल्ली युक्त कोशिका अंगों का अंतिम पॉइंट है, जिसका नाम है रसदानी या रिक्तिका। आगे बात छोटी क्लासों में रिक्तिका के बारे में आपने साइंस में पढ़ाई होगा, तो वही रिक्तिका है। अब इसके बारे में यहाँ थोड़ा सा डिटेल से देखते हैं, ठीक है। तो क्या कुछ एग्जाम में आपके आ सकता है, उसी दृष्टिकोण से रिक्तिका के बारे में सारी जानकारी है मैंने पहले से लिख दी है, और कुछ अभी और लिखेंगे। अभी पहले इसको समझते हैं, फिर आगे और लिखेंगे, ठीक है, और आगे और समझेंगे। तो रिक्तिका क्या होती है इसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, रिक्तिका की खोज किसने की थी? खोज की थी डुजार्डिन ने। तो पहले तो आप इसका एक साफ सुथरा स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, उसके बाद में मैं पढ़ाऊं। ओके, तो अब पढ़ते हैं अपन। तो इसकी खोज की थी डुजार्डिन ने। किसने खोज की थी? रिक्तिका के खोजकर्ता आपके डुजार्डिन, ठीक है। आगे बात करें, ये एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग होता है। आगे बात समझ में, एकल झिल्ली है ना, एकल झिल्ली से गिरी हुई गोलाकार संरचना होती है। कैसी? एकल झिल्ली से। तो याद रखना, रिक्तिका किस प्रकार का कोशिकांग है? एकल झिल्ली से, ठीक है, एकल झिल्ली से गिरा हुआ, ये एकल झिल्ली वाला है। आगे बात करें, इसकी जो ये एकल झिल्ली होती है, इस झिल्ली को कहता है टोनोप्लास्ट। ध्यान रखना, कई बार ये सवाल पूछा जाता है कि टोनोप्लास्ट किसको कहते हैं। तो जो रिक्तिका की जो झिल्ली होती है उसको एक नाम दिया गया है, और वो नाम है टोनोप्लास्ट। क्या नाम है? टोनोप्लास्ट, है ना। रिक्तिका की झिल्ली को एक नाम दिया गया जिसका नाम है टोनोप्लास्ट। आगे देखो, इसमें उपस्थित द्रव्य को, रिक्तिका के अंदर जो भी तरल पदार्थ उपस्थित होता है, उस तरल पदार्थ को कोशिका रस कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको कोशिका रस कहा जाता है। ध्यान रखना, कोशिका द्रव्य नहीं, कोशिका द्रव्य को अपन साइटोप्लाज्म कहते हैं, ये कोशिका रस है। तो रिक्तिका में पाए जाने वाले द्रव्य पदार्थ को कोशिका रस कहते हैं, ठीक है। और कोशिका द्रव्य कोशिका में पाया जाता है, वो अलग है, ठीक है। और कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य क्या होता है ना, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य को अपन क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। और जीव द्रव्य जिसको अपन बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। तो जीव द्रव्य और प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, इसके लिए फर्स्ट क्लास एक क्लास रिकॉर्ड कर रखी है, उसको आप देख लो। जिंदगी में कभी भी आप जीव द्रव्य, ठीक है, और कोशिका द्रव्य के बीच में कभी आपके कंफ्यूजन नहीं होगी। उस वीडियो को आप देख लेना जरूर। और या इसके रिक्तिका के अंदर पाए जाने वाले रस को या तरल पदार्थ को क्या कहता है, या द्रव पदार्थ को क्या कहता है? कोशिका रस कहते हैं। तो कोशिका रस, कोशिका द्रव्य और जीव द्रव्य, इन तीनों में आपके कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, तीन शब्द हैं, तीन शब्दों को आप ध्यान में देना है। एक तो आपके कोशिका रस, ठीक है, एक तो क्या है? कोशिका रस, एक है कोशिका द्रव्य, क्या है? कोशिका द्रव्य, और एक है आपके जीव द्रव्य। तो ये तीनों शब्द है वो अलग अलग है। इन दो शब्दों के बारे में मैं पहले से समझा चुका हूं, और ये आज आ गया है कोशिका अंगों के अंदर रिक्तिका। तो रिक्तिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव पदार्थ को अपन क्या बोलते हैं? कोशिका रस कहते हैं। तीनों वर्डों के बारे में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखो, आगे बात करें, रिक्तिकाएं जंतु कोशिकाओं में अनुपस्थित। जंतु कोशिका में रिक्तिका क्या होगी? या तो होगी अनुपस्थित, या तो होगी ही नहीं। और यदि रिक्तिकाएं होती है तो फिर कैसी होती है? छोटी छोटी केंद्रक के चारों ओर स्थित होती है ना। केंद्रक होता है बीच में। ध्यान रखना, जंतु कोशिकाओं में केंद्रक कहाँ होता है? बीच में। और पादप कोशिकाओं में कहाँ होता है केंद्रक? साइड में सरक जाता है। क्यों सरक जाता है? उसका कारण देखो, जबकि पादप कोशिकाओं में एक बड़ी रिक्तिका क्या होती है? एक बड़ी रिक्तिका होती है
जो कोशिका के मध्य में पाई जाती है, ठीक है, मध्य में स्थित होती है। तो जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, साधारणतः एक ही रिक्तिका पाई जाती है, लेकिन उसका आकार काफी बड़ा होता है और वो लगभग कोशिका के मध्य में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, मध्य में पाई जाती है। तो बीच का स्थान कौन घेर लेती है, बीच का स्थान घेर लेती है रिक्तिका। तो केंद्रक कहाँ चला गया, केंद्रक चला गया आपके साइड में। केंद्रक कहाँ चला गया, केंद्रक आपके साइड में चला जाता है। तो ये होता है अंतर। जबकि पादप जंतु कोशिकाओं में क्या होता है, रिक्तिका या तो होगी ही नहीं, यदि होगी तो वो छोटी छोटी होगी और केंद्रक के चारों ओर होती है, केंद्रक बीच में होता है। तो पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जब अपन अंतर देखते हैं, ठीक है, तो ये एक अंतर लिखा जाता है कि पादप कोशिकाओं में केंद्रक होता है वो साइड में होता है। क्यों, एक तरफ किनारे की तरफ रहता है या झिल्ली की तरफ, परिधि की तरफ सरका हुआ रहता है, क्योंकि बीच में एक बड़ी रिक्तिका पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिकाओं में रिक्तिका या तो होती नहीं है, अगर होगी तो छोटी छोटी होगी और केंद्रक के चारों ओर पाई जाएगी। मतलब केंद्रक जंतु कोशिकाओं में बीच में पाया जाता है। तो ये अंतर भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे अपन बात करें, आगे है अगला लक्षण है, ये हो गया, ये हो गया आपके, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब हम देखते हैं अगला लक्षण। अगला लक्षण है कोशिका रस में। कोशिका रस किसको बोलते हैं, रिक्तिका में पाए जाने वाले तरल पदार्थ या द्रव पदार्थ को क्या कहते हैं, कोशिका रस कहते हैं, ठीक है। तो कोशिका रस में अधिकांशतः अपशिष्ट पदार्थों का संचयन होता है। ध्यान रखना है, ये मोस्ट है, ध्यान रखना है। रिक्तिका में ज्यादातर मामलों में, हालांकि सब मामलों में नहीं, ज्यादातर जीव में रिक्तिकाएं जिनमें होती है उनमें ये अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करने का कार्य करती है। आगे बात समझ में, ठीक है। जिन्हें अजैव पदार्थ कहते हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को क्या बोलते हैं, अजैव पदार्थ या एर्गोस्टिक पदार्थ कहा जाता है। तो अजैव पदार्थ या एर्गोस्टिक पदार्थ क्या होता है, कई बार सवाल यह भी पूछ लिया जाता है। तो एर्गोस्टिक पदार्थ उन पदार्थों को कहते हैं जो रिक्तिकाओं में संचित होता है। रिक्तिकाओं में संचित अपशिष्ट पदार्थों को ही क्या कहता है, एर्गोस्टिक पदार्थ कहा जाता है, अजैव पदार्थ कहा जाता है। इनमें आपके कार्बनिक लवण है, ठीक है, इसके अतिरिक्त कार्बनिक अम्ल है, और भी प्रकार के जो पदार्थ है वो पाए जा सकते हैं, ठीक है। उतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको तो इतना ही याद रखना है कि क्योंकि आप जनरल साइंस पढ़ रहे हैं ना, हाँ जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, साइंस नहीं पढ़ रहे अपन, है ना। साइंस में तो मैं फिर पढ़ाऊँ तो ये रिक्तिका को बहुत लंबा चौड़ा पढ़ाऊँ, ठीक है, लेकिन अपन साइंस नहीं पढ़ रहे, अपन जनरल साइंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो कोशिका रस में अधिकांशतः अपशिष्ट पदार्थों का संचयन होता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को क्या बोलते हैं, अजैव पदार्थ या एर्गोस्टिक पदार्थ कहा जाता है। पर्याप्त है, बस इतनी जानकारी, ठीक है। फालतू अपने को ज्यादा साइंटिस्ट बनना नहीं, अपने को एग्जाम पास करना है। आगे बात करें रिक्तिकाओं के प्रकार, तो अलग अलग जीव में रिक्तिका है वो अलग अलग काम करती है। अभी मैंने कहा आपको कि मुख्यतः इसका काम है अपशिष्ट पदार्थों का संग्रहण करना, लेकिन अपशिष्ट पदार्थों के संग्रहण के अलावा कुछ मुख्य कार्य और भी रिक्तिका के द्वारा अलग अलग जीव में अलग अलग किए जाते हैं। इस आधार पर जो रिक्तिका या इसको अपन क्या बोलते हैं, रसदानी, क्या बोलते हैं इसको, रिक्तिका या रसदानी। तो इस रसदानी को या अंग्रेजी में बोलते हैं वैक्यूल। तो वैक्यूल को या रसदानी को 4 भागों में बांटा गया। कितने भागों में, 4 भागों में, क्योंकि ये अलग अलग जीव में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करती है, इसलिए 4 प्रकार की रिक्तिकाएं हैं वो देखी गई है या खोजी गई है, या कार्य के आधार पर रिक्तिकाओं को कितने भागों में बांट दिया, 4 भागों में बांट दिया। कौन कौन से रिक्तिकाओं के 4 भाग है, प्रकार है। एक तो है आपके रसदानी, जिसको नॉर्मल रसदानी कहते हैं। एक्चुअल में जो नाम है वो रिक्तिका या वैक्यूल होता है, पर इसके लिए अपन रसदानी भी काम में लेते हैं। तो ऐसा नहीं कि सर रिक्तिका या रसदानी तो एक ही है, फिर इसका अलग से प्रकार क्यों गए, क्योंकि वही तो इसका एक प्रकार है। तो एक प्रकार तो इसका रसदानी वाला ही हो गया, एक प्रकार तो इसका रसदानी वाला हो गया। फिर हो जाएगी आपके संकुंचनशील रसदानी। कौन सी रसदानी, संकुंचनशील रसदानी, जिसमें संकुंचन की क्षमता होती है। किसकी क्षमता होती है, संकुंचन की क्षमता होती है। प्रासरण नियमन वगैरह कोशिका के आकार आयतन को बराबर बनाए रखने का काम करती है। ये रसदानी पादपों में होती है। अब है खाद्य रसदानी, अमीबा में पाई जाती है और खाद्य पदार्थों का पाचन करती है। छोटी क्लास में आपने पढ़ा होगा, है ना, आप 9th 10th के स्टैंडर्ड को पढ़ोगे तो 9th और 10th के स्टैंडर्ड में आपको ये चीज मिल जाएगी वहां पर, है ना, वहां पे मिल जाएगी कि जो खाद्य रसदानी है वो अमीबा में भोजन का पाचन करती है, क्योंकि अमीबा के अंदर इस खाद्य रसदानी में विभिन्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। तो यहाँ पर ये खाद्य रसदानी कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा बात करें
चौथा प्रकार है वायु रसदानी, जिसमें वायु भरी रहती है और ये ज़्यादातर जो अपने जलीय पादप होते हैं, जलीय पादपों के अंदर ये रसदानी पाई जाती है। वायु भरी रहेगी तो वो उसको बायोन्सी प्रदान करेगी। क्या करेगी? बायोन्सी, मतलब उत्प्लावनता उत्पन्न करेगी, जिसकी वजह से वो पौधे हैं वो जल में तैरते रहेंगे, जल में तैरते रहेंगे। तो कार्य के आधार पर इनके 4 प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, और भी इसके अतिरिक्त भी रिक्तिका के कार्य है वो अपन देखेंगे। तो इन चारों प्रकारों के बारे में और कार्यों के बारे में देखते हैं अपन। ठीक है, आगे चले। तो देखो, रिक्तिका के अभी हमने 4 प्रकार पढ़े हैं। ठीक है, तो चारों प्रकारों के बारे में अपन देख लेते हैं। पहली आपके रसदानी। कौन है? रसदानी। तो यह खनिज लवणों एवं अजैव पदार्थों का, किनका? एक तो खनिज लवणों और एक अजैव पदार्थ जो एर्गोस्टिक पदार्थ होता है उनका क्या करती है? संग्रहण और उनका सांद्रण करती है। संग्रहण का मतलब तो आप समझ गए होंगे कि उनको इकट्ठा करना, और सांद्रण का मतलब है कि जैसे एक तो कोई चीज पतली होती है और पतली चीज को, जिसको अपन विज्ञान की भाषा में बोलते हैं तनु, तो तनु पतली चीज को गाढ़ा करना है ना। अपन साधारण भाषा में समझे तो पतला का मतलब विज्ञान में लिया जाता तनु, और सांद्र का अर्थ लिया जाता गाढ़े से, है ना। जैसे एक तो पानी है और एक शहद है, तो पानी जो है वो शहद की तुलना में क्या है? क्या है? सांद्र ज्यादा है, गाढ़ा है। और पानी क्या होगा? शहद की तुलना में तनु होगा, पतला होगा। मतलब वैसे तनु और सांद्र का मतलब है वो प्रति इकाई आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा से लिया जाता है। पर एक नॉर्मल उदाहरण में आपको बता रहा हूं। ठीक है, व्यवहारिक भाषा में अपन कैसे समझ सकते हैं? तो सांद्रण का मतलब होता है गाढ़ा, है ना। तो संग्रहण और उन्हें गाढ़ा करने का कार्य करती है। इसके अलावा दूसरा प्रकार है आपके संकुचन। तो ये तो आपके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में बात करें तो एग्जाम्पल में ये हो जाएगी आपके पादपू में, जंतु में, पादपू, ठीक है, जंतु, इनमें ये पाई जाती है और ये कार्य करती है। आगे बात समझ में। इसके अलावा बात और भी हो सकती है अन्य जीवों के अंदर। ठीक है, इसके अलावा संकुचनशील रसदानी की बात करें, संकुचन का मतलब है कि इसमें फैलने और सिकुड़ने की क्या होती है? क्षमता होती है। ये जब चाहे अपने आकार को छोटा कर सकती है, जब चाहे अपने आकार को बड़ा कर सकती है। इसलिए ये परासरण नियमन का कार्य करती है। ओस्मो रेगुलेशन, है ना, ओस्मो रेगुलेशन का कार्य करती है ये। ठीक है, परासरण नियमन में ये बहुत ही सहायक होती है। ठीक है, जब कोशिका के अंदर कोई पदार्थ अंदर प्रवेश करता है तो इसका आकार हो जाता है छोटा। कैसा हो जाता है? छोटा हो जाता है ना। जब बाहर से कोशिका के अंदर पदार्थ प्रवेश करेंगे तो इसका आकार हो जाएगा छोटा, क्योंकि कोशिका के आकार को क्या करती है? बराबर बनाए रखती है। यदि पदार्थों की कमी हो जाती है तो ये फूल जाती है। तो कहने का मतलब ये परासरण सांद्रता बनाए रखने के साथ साथ कोशिका के आकार को निश्चित बनाए रखने में भी सहायता करती है। और मुख्यतः बात करें तो पादपू में, एग्जाम्पल इसका अगर बात करें तो एग्जाम्पल हो जाएगा आपके पादप। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा इसका? पादप हो जाएगा। ठीक है, इधर लिख लेना, इधर नोट कर दिया मैंने। ठीक है, ज्यादातर ये पादपू में पाई जाती है। वैसे जंतु में भी पाई जा सकती है, पर जंतु में रिक्तिकाएं वैसे या तो अनुपस्थित होती है या बहुत ही छोटी छोटी होती है। तो पादपू में इसका महत्व थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, आगे बात करें खाद्य रसदानी की। तो खाद्य रसदानी क्या करती है? खाद्य पदार्थों का क्या करती है? पाचन करने में सहायक होती है। खाद्य पदार्थों को पचाने में सहायक होती है। और इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने बताया भी था आपको, अमीबा। क्या हो जाएगा? इसका उदाहरण हो जाएगा आपके अमीबा। ठीक है, अमीबा इसका उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अमीबा में खाद्य रसदानी पाई जाती है। अगली चौथी है आपके वायु रसदानी। तो एयर वैक्यूल क्या होती है? एयर वैक्यूल होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। और उपापचय क्रिया जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है ना, उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं जो होती है उनमें जो गैसें बनती है, ठीक है, उन गैसों का क्या करती है? संचयन करती है। ठीक है, संचयन के साथ साथ इनको उत्प्लावकता भी प्रदान करती है या उत्प्लावकता को बनाए रखती है। ठीक है, साथ ही साथ पादपू में भी ऐसा हो सकता है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के साथ साथ उत्प्लावकता तो पादपू में भी बनाए रखने में ये सहायता करती है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार की रसदानी या रिक्तिकाएं या वैक्यूल हो गई। अब इनके मोटे तौर पे कार्य, वैसे इसके अंदर ही आगे भाई चारों प्रकार के कार्य अलग अलग है। तो चारों प्रकार की जो रसदानी है उनमें जो कार्य वही इसके कार्य होंगे। फिर भी एक बार मैंने आपके लिए लिख दिया सरलता के लिए। तो इसके कार्य कौन कौन से हो जाएंगे? पहला कार्य तो है इसका, एक कार्य तो इसका खाद्य पदार्थों एवं लवणों का क्या करती है? संचयन और सांद्रण करती है, अभी हमने पढ़ लिया। इसके अलावा ये कोशिकाओं के परासरण दाब
एवं स्फीति को बनाए रखती है। पराश्रम दाब को बनाए रखेगी एक तो, ठीक है, और एक है स्फीति। स्फीति का मतलब है उसके आकार को फूली हुई रखती है हमेशा। जीवद्रव्य, जैसे मान लिया जीवद्रव्य में से जल की कमी होगी, जीवद्रव्य में से जल की कमी होगी तो ये क्या करेगी, फूल जाएगी, फूलकर कोशिका को उतना का उतना ही बनाए रखेगी, स्फीति प्रदान करती है, ठीक है। हाँ, इसके अलावा बात करें उत्सर्जी पदार्थों, उत्सर्जी पदार्थों को संचयन करती है, या उत्सर्जी पदार्थों का क्या करना, संचयन करना, ये इसका कार्य हो गया। तो ये रिक्तिका के 4 प्रकार, रिक्तिका की खोज और रिक्तिका के कार्य है। इतना सा याद कर लो, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, इसकी मैं 100% लिखित में गारंटी देता हूँ। आगे बात समझ में, और यदि ऐसा होता है तो एग्जाम देने के बाद में कमेंट मेरे चैनल पे जाके कमेंट में डाल देना, है ना, जिस पॉइंट के साथ में कि सर देखो ये सवाल है वो आपकी इस पॉइंट से बाहर आ गया है, ठीक है। इसकी मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ, जनरल साइंस में इनसे बाहर नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। आगे बात सुनो, तो इस क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।